must be spontaneous, right? और उसके पीछे सिंपल लॉजिक था कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो सपोज रिएक्टेंट ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बी, अगर रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट ए के पास एनर्जी है समझो 50 किलो जूल और प्रोडक्ट के पास समझो एनर्जी है 30 किलो जूल। तो जब ए बी में ट्रांसफर हुआ तो चेंज इन एनर्जी 30 minus 50 that is equal to minus 20 किलो जूल, राइट? मतलब इस प्रोसेस में सिस्टम गो फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट, पहले उसका एनर्जी 50 था, राइट, टू लो एनर्जी स्टेट। तो व्हेनेवर सिस्टम गोज फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट द प्रोसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है? तो दिस इज टेंडेंसी ऑफ नेचर टू ऑलवेज गो फ्रॉम स्टेट ऑफ हाई एनर्जी टू स्टेट ऑफ लो एनर्जी, राइट? तो क्लास हमने कुछ एग्जांपल देखे कि जिसमें सिस्टम गो फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, दैट इज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो क्लास ये रिएक्शन था एक्सोथर्मिक, हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन मोस्टली स्पॉन्टेनियस बिकॉज सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट। पर प्रॉब्लम तब आया जब हमने देखा था H2O दैट इज आइस कन्वर्ट्स इनटू H2O लिक्विड। तो आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। तो आइस को जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, जो आइस का एनर्जी है 20 किलो जूल, समझो एंथैल्पी कितना है 20 किलो जूल, तो वाटर का एंथैल्पी है 26.1 किलो जूल। तो यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H, H2 माइनस H1 कितना है 26.1 माइनस 20, तो ये हो गया प्लस 6.1 किलो जूल। तो क्लास रिएक्शन एंडोथर्मिक है। सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम स्टेट ऑफ लो एनर्जी टू द स्टेट ऑफ हाई एनर्जी। तो क्लास अपना रूल बोलता है नेचर का टेंडेंसी क्या है टू गो फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। पर फिर भी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? व्हिच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। ये प्रोसेस अपने आप होता है। अगर हम लोग वाटर आइस का क्यूब रखते हैं, ठीक है, समझिए एक प्लेट में हमने आइस का क्यूब रख दिया, तो आफ्टर सम टाइम दैट आइस मेल्ट्स ऑन इट्स ओन एंड बिकम वाटर। द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस दो इट इज एंडोथर्मिक। तो क्लास हमें फिर जरूरत पड़ा कि एक्सोथर्मिसिटी इज नॉट अ ओनली क्राइटेरिया फॉर डिस्कसिंग स्पॉन्टेनिटी। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो या कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए एक्सोथर्मिसिटी एक क्राइटेरिया। एक्सोथर्मिसिटी इज नॉट क्या sufficient condition for process to be spontaneous because बहुत सारे रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक होने के बाद भी स्पॉन्टेनियस होता है। ओके, तो इसलिए we go for other criteria for spontaneity। तो देख सकते हैं कोई और क्राइटेरिया हो सकता है क्या? तो we go for criteria एंट्रोपी, राइट? सिंबल क्या इसका ऐसा है। हमने नया क्राइटेरिया देखने की कोशिश की जहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो एंट्रोपी, तो एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। कोई भी सिस्टम में अगर कोई डिसऑर्डरनेस आ रहा है, कोई केओस हो रहा है, कोई सिस्टम अगर रैंडम हो रहा है या सिस्टम डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, तो सिस्टम का एंट्रोपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो एवरी सिस्टम वांट टू ऑलवेज गो फ्रॉम स्टेट ऑफ every system want to go on its own spontaneous state of less disorganized state to high disorganized state।
Every system want to go from less disorganized state to high disorganized state. Okay, so state of less disorganized state to high disorganized state. So class, let's take examples. तो हम लोग बात करते हैं आइस की. समझो हमारे पास आइस है. तो क्लास ice is made up of H2O and all H2O molecules are arranged in a definite repeating pattern. If you want, we can just see that the structure of ice. मैं दिखा था आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइस कैसा होता है. So you can see here the structure of ice. देख लो. Just a minute. दिखेगा. अभी दिख रहा है किसी को? ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? हाँ या ना, जल्दी बोलो. हाँ सर दिख रहे हैं. हाँ, तो कैन सी, तो जो रेड वाला वो ऑक्सीजन है एंड व्हाइट वाला हाइड्रोजन है. तो ऑल H2O molecules are arranged in a definite repeating pattern. जितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं आइस में, they are arranged in a definite repeating pattern. So this is structure of ice. Okay, तो हम देखते हैं अभी. मेल्टिंग ऑफ आइस. थोड़ा सा नेटवर्क का शायद इशू है. Let's say this melting of ice. देखेंगे हम लोग. तो क्लास कैन सी, देखो जब होगा चालू. So this is structure, perfect structure of ice. This is hexagonal close packing. अपने सॉलिड स्टेट में सिखा रहेगा. आपको दिख रहा है वीडियो? एवरीवन वीडियो दिख रहा है आपको? हाँ सर. Yes sir. Yes sir. तो ये स्ट्रक्चर किसका? आइस Yes का. sir. Hexagonal close pack. This is a perfect crystalline structure of ice where all H2O molecules are arranged in a definite repeating pattern. Okay, now this is perfect structure of ice. Now when ice, if you supply the heat to the ice, चलो ice को heat supply करेंगे. देखो क्या होने वाला है. So this is a perfect crystalline structure of ice where all H2O molecules are arranged in a definite repeating pattern. So when you supply heat, see, अभी मेल्ट हो रहा है वाटर, ठीक है. तो मेल्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? रैंडमनेस क्या हो रहा है? इसका बढ़ रहा है. तो जो रैंडमनेस बढ़ना उसको बोलते हैं हम लोग एंट्रोपी. तो जो स्ट्रक्चर पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज था, देखो आप देख सकते हैं हीट सप्लाई करें तो आइस के मॉलिक्यूल्स उनका परफेक्ट स्ट्रक्चर 4 है एंड दैट आइस इज बिकमिंग वाटर.
आप देख रहे हो वाटर मेल्ट हो रहा है तो उसका एंट्रोपी बढ़ रहा है कम हो रहा है? एनीबॉडी? एंट्रोपी बढ़ रहा है कम हो रहा है वाटर का? एंट्रोपी बढ़ रहा है कम हो रहा है? या somebody बढ़ रहा है, राइट? इट इज गोइंग फ्रॉम लेस डिसऑर्डरनेस स्टेट टू मोर डिसऑर्डरनेस स्टेट, राइट? तो क्लास हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन आइस melts, right, and form water, the entropy of system increases. तो आइस मेल्ट होके जब वाटर बनता है तो उसका एंट्रोपी बढ़ता है। समझो आइस का एंट्रोपी S1 है और वाटर का एंट्रोपी S2 है, ठीक है क्लास? वाटर के मॉलिक्यूल, तो क्लास वाटर के मॉलिक्यूल जब वाटर वेपर बन जाएंगे तो बहुत दूर दूर जाएंगे एक दूसरे, राइट? तो यहाँ पे एंट्रोपी और भी बढ़ेगा, राइट? S3, तो ये क्या होगा आपका वेपर। तो क्लास आइस का एंट्रोपी सबसे कम, वाटर का एंट्रोपी उससे ज्यादा और वेपर का एंट्रोपी उससे भी ज्यादा। तो बस क्वेश्चन इज आपके लिए, सबके लिए, जब आइस वाटर बन रहा है, राइट, व्हेन आइस इज बिकमिंग वाटर, तो चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? या सिंपल क्वेश्चन, क्या ज्यादा है? S1 ज्यादा है, S2 ज्यादा है? S2 ज्यादा। हाँ, S2 S2 ज्यादा, राइट, S1 से। तो अगर हम लोग हाउ फाइंड एंट्रोपी चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन initial एंट्रोपी विल बी positive positive. Very good. So class, for all spontaneous process, for spontaneous process, तो क्लास आइस अपने आप वाटर में मेल्ट होता है, एग्री ना? तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? मेल्टिंग ऑफ आइस इज Spontaneous. spontaneous, right? Melting of ice is spontaneous. Or since melting of ice is spontaneous process, for spontaneous process, entropy of system क्या होता है? Increases, right? तो जैसे हमने थोड़ा टाइम पहले बोला था, कल के लेक्चर में बोला था, for spontaneous process delta H must be negative. सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, राइट? और सिस्टम का रैंडमनेस क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो डेल्टा एच नेगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का चांसेस बढ़ाता है, तो ऐसे डेल्टा एच पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का चांसेस बढ़ाता है। इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, जो हमने केस देखा था आइस एंड वाटर का, ठीक है? तो फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम शुड इंक्रीज, ठीक है? तो प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो सिस्टम का एंट्रोपी क्या होना चाहिए? प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस सिस्टम का एंट्रोपी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, राइट? ओके, तो लास्ट पे देखेंगे हम लोग एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या है। एनीबॉडी? एंट्रोपी का डेफिनेशन सिंबल इसका S होता है, तो एंट्रोपी का डेफिनेशन। और हम लोग कभी भी S फाइंड नहीं कर सकते, वी कैन नेवर फाइंड एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का एंट्रोपी कभी नहीं फाइंड कर सकते। हम लोग जो फाइंड कर सकते होता है डेल्टा S, चेंज इन एंट्रोपी। हम लोग S नहीं फाइंड कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ S कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट वी कैन डेफिनेटली फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी। हम लोग आइस का एंट्रोपी कितना नहीं बता सकते, वाटर का कितना है वो नहीं बता सकते, पर जब आइस वाटर मेल्ट होके चेंज होगा तो चेंज में एंट्रोपी कितना चेंज होगा वो हम लोग डेफिनेटली बता सकते हैं। यू कैन फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी। पर क्लास व्हाट इज एंट्रोपी? तो एंट्रोपी इज अ measure of measure disorder measure of randomness of randomness, or we can also say measure of disorder, right, in system. So measure of disorderness or measure of disorderness in the system is called as the entropy. Okay, तो क्लास एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे पास आइस है, वाटर है और वाटर का वेपर है, तो उसमें सबसे कम एंट्रोपी किसका? सबसे कम Ice. आइस का। क्यों? उसका डिसऑर्डरनेस सबसे कम होता है, राइट? उससे ज्यादा वाटर का, राइट? water और सबसे ज्यादा vapor paper हमने थोड़ा टाइम वीडियो देखा तो आइस का मॉलिक्यूल के साथ एकदम परफेक्टली ऑर्डर थे, राइट? तो वहाँ पे डिसऑर्डरनेस सबसे कम था। वाटर में क्या होता है, मॉलिक्यूल सेपरेट होके दूर दूर चले गए, इसलिए डिसऑर्डर बढ़ गया था। वेपर में तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टच में भी नहीं होते, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर
एंड मूविंग वेरी फास्ट रैंडमली, तो वाटर का वेपर का एंट्रोपी सबसे ज्यादा होता है। तो क्लास जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो याद रखो, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो याद रखो, अगर आपके पास आइस, आपका सॉलिड है और लिक्विड है, कि क्वांटिटी कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपके सॉलिड और आपके पास लिक्विड है, तो लिक्विड के सामने सॉलिड का एंट्रोपी निग्लिजिबल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 ग्राम वाटर है और वो वाटर, और मेरे पास 5 ग्राम वेपर है, वाटर का वेपर, किसका एंट्रोपी ज्यादा, 50 ग्राम वाटर का 5 ग्राम वेपर का? 5 ग्राम 50 ग्राम वाटर का 5 ग्राम वेपर का, तो आंसर इज वेपर का। तो क्लास सॉलिड के सामने लिक्विड का एंट्रोपी निग्लेक्ट कर सकते हैं, और गैस के सामने हम लोग लिक्विड का एंट्रोपी निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सॉलिड के सामने लिक्विड और गैस के सामने, इफ आई हैव गैस, तो गैस के सामने लिक्विड और सॉलिड का एंट्रोपी हमेशा क्या होता है, निग्लिजिबली स्मॉल। तो अगर आपके रिएक्शन में लिक्विड या फिर सॉलिड होगा और गैस भी होगा, तो गैस के सामने लिक्विड और सॉलिड का एंट्रोपी क्या करने का, निग्लेक्ट करने का, बिकॉज गैस के सामने लिक्विड एंड नेचर ऑफ, हाँ, तो क्लास लिक्विड के सॉलिड के गैस के सामने सॉलिड और लिक्विड का एंट्रोपी क्या होता है, निग्लिजिबली स्मॉल। इफ यू आर सॉलिड, तो कंपेयर्ड टू, लिखते हैं हम लोग, तो समझो मैं फॉर एग्जांपल देता हूं आपको, मेरे पास है सोडियम मेटल, वो मेल्ट होके सोडियम लिक्विड बन गया, राइट? तो क्लास दोनों में किसका एंट्रोपी ज्यादा है, सोडियम मेटल का या सोडियम लिक्विड का? सोडियम लिक्विड। किसका एंट्रोपी ज्यादा, मेटल या लिक्विड का? लिक्विड, लिक्विड का ना, लिक्विड। लिक्विड का। तो क्लास में बोलूंगा S2 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू S1, तो हम लोग S2 के सामने S1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब ये सोडियम लिक्विड मेल्ट होके सोडियम वेपर बन गया, सोडियम लिक्विड को हमने और हीट किया तो सोडियम वेपर बन गया, तो क्लास इसका एंट्रोपी अगर H3 है, तो क्लास इस वेपर के एंट्रोपी के सामने, इस वेपर के एंट्रोपी के सामने लिक्विड का एंड सॉलिड का दोनों का एंट्रोपी क्या होता है, निग्लेक्ट हो सकता है। तो क्लास दिस इज हाउ वी डील विद द एंट्रोपी। तो सॉलिड का एंट्रोपी सबसे कम, लिक्विड का उससे ज्यादा, और गैस का सबसे ज्यादा। अगर आपके पास गैस, सॉलिड और लिक्विड कंपेयर करोगे, तो गैस के सामने लिक्विड और सॉलिड को निग्लेक्ट करने का, और लिक्विड है तो लिक्विड के सामने सॉलिड को निग्लेक्ट करने का। ठीक है, हम लोग देखेंगे चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है। बिकॉज ये डेफिनेशन आपको समझना है थोड़ा डिफिकल्ट है। प्लस चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला है डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T। आई एक्सप्लेन दिस। तो क्लास समझो हमारे पास ये मेटल है, कॉपर मेटल, at temperature 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और क्लास मेरे पास और एक कॉपर का मेटल है, एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी, सेम आइडेंटिकल, वो भी एग्जैक्टली सेम है, सेम टू सेम है। ये दूसरे कॉपर का मेटल का पीस है एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। ये 25 डिग्री पे और 50 डिग्री पे है। ओके, मैं दोनों को सेम क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई करता हूँ। Now what is my reversible? Anybody know meaning of reversible? Meaning of reversible? Reaction है, reversible process है। reverse मतलब in infinite number of steps में बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हीट सप्लाई कर रहा हूँ। किसको? मैं इसको और इसको भी। तो मैं जितना हीट यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ, मैं इतना हीट यहाँ पे भी सप्लाई कर रहा हूँ रिवर्सिबली। समझो मैंने यहाँ पे सप्लाई किया रिवर्सिबली 50 किलो जूल, तो मैंने अभी यहाँ पे सप्लाई किया 50 किलो जूल। तो क्लास में बहुत केयरफुल देखना। तो चेंज इन एंट्रोपी इसका होगा, हीट सप्लाई कितना किया हम लोगों ने, 50 किलो जूल, 50 इंटू 10⁻³ जूल एट टेम्परेचर 25 डिग्री। 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन, राइट? और यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज होगा
यहाँ पे भी हमने सप्लाई किया 50 किलो जूल, मतलब 50 इंटू 10⁻³ जूल फॉर एट टेम्परेचर 50 डिग्री। 50 डिग्री मतलब कितना होता है? $320, राइट, केल्विन पे। तो लास्ट क्वेश्चन इज, ये 1 है और ये 2 है, कहाँ पे एंट्रोपी चेंज ज्यादा हुआ? फर्स्ट केस में, सेकंड केस में? आपका आंसर फर्स्ट केस है, सेकंड केस? फर्स्ट केस है, सेकंड केस? वेरी गुड, फर्स्ट केस में। बराबर, सब लोगों को समझ रहे हो? फर्स्ट। हाँ, बहुत सिंपल लॉजिक है, बिकॉज यहाँ पे डिवाइडेड बाय 298 है और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 323 है, राइट। तो अगर आप सप्लाई करोगे सिस्टम को क्या, हीट एट लो टेम्परेचर, तो एंट्रोपी चेंज हमेशा ज्यादा होता है, और अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे हाई टेम्परेचर, तो एंट्रोपी चेंज हमेशा कम होता है। याद रखो, तो हीट सप्लाइड एट लो टेम्परेचर, प्लस ये फॉर्मूला आपको बाहर करना है। अभी इसके ज्यादा डिटेल में जाओ मत, आप ये फॉर्मूला सिर्फ रट्टा मारो, दिस फॉर्मूला फॉर चेंज इन एंट्रोपी। तो द हीट सप्लाइड एट low temperature causes more change in entropy than heat supplied to the system at high temperature। तो अगर कोई भी सिस्टम को हीट सप्लाई करो लो टेम्परेचर पे, तो उसका एंट्रोपी ज्यादा चेंज होता है, और किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करो हाई टेम्परेचर, उसका एंट्रोपी चेंज कंपैरेटिवली कम होता है। तो क्लास क्वेश्चन है, तो आप ज्यादा हीट सप्लाई करोगे, तो हीट सप्लाई करने से क्या होता है? रैंडमनेस बढ़ता है, कम होता है। अगर आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, किसको? कॉपर के पीस को, अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो इसका रैंडमनेस बढ़ेगा, कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रहा है, राइट। तो अगर हीट सप्लाई कर रहे हो तो उसका रैंडमनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर ज्यादा हीट सप्लाई करोगे तो रैंडमनेस ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए चेंज इन एंट्रोपीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट सप्लाई, राइट। तो चेंज इन एंट्रोपी is directly proportional to heat supplied, reversible है, no doubt। okay, तो क्लास आप लो टेम्परेचर पे सप्लाई करोगे, अगर लो टेम्परेचर पे सप्लाई करोगे तो एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा, और हाई पे करोगे तो एंट्रोपी चेंज कम होगा। तो क्या मतलब मेक अ स्टेटमेंट कि एंट्रोपी चेंजेस, एंट्रोपी बोल सकते हो कोई? एंट्रोपी चेंजेस, यस समबडी? एंट्रोपी चेंजेस मैं देख रहा हूँ आपके चैट पे, देख रहा हूँ। एंट्रोपी चेंजेस टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है एंट्रोपी चेंज का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, राइट। तो अगर आप हीट ज्यादा सप्लाई करोगे तो एंट्रोपी ज्यादा चेंज होगा, लो टेम्परेचर पे सप्लाई करोगे तो ज्यादा चेंज होगा, हाई पे करोगे तो कम होगा, राइट। तो दिस इज फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला अच्छे से पाठ करना है। चेंज इन एंट्रोपी इज Q रिवर्सिबल अपॉन T। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्लियर है आपको एंट्रोपी चेंज का? एंट्रोपी चेंजेस नहीं है तो बोल दो, मैं डिस्कस कर सकता हूँ आगे वापस। तो चेंज इन एंट्रोपी सिंबल डेल्टा एस होता है, which is equal to heat supplied to the system reversibly at given temperature। तो क्लास कैपिटल Q, आप कोई भी रेफरेंस बुक में देखो तो सिंबल स्मॉल क्यू होगा, आपको मैंने बताया था, पर अपने बोर्ड के बुक में उन्होंने सिंबल क्या लिया है? कैपिटल Q चलेगा, तो फर्क नहीं पड़ता सिंबल क्या होता है। Q रिवर्सिबल अपॉन T, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये कॉपर का पीस है, ये दूसरा कॉपर का पीस है, दोनों आइडेंटिकल है, जो दोनों 10-10 ग्राम के कॉपर के पीसेस है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। इसको आपने हीट सप्लाई किया, ओके, सपोज कितना 50 किलो जूल, और इसको हीट सप्लाई किया आपने, समझो 100 किलो जूल। सपोज वो सारा टेम्परेचर 298 केल्विन, 298 केल्विन, राइट। प्लस कहाँ पे एंट्रोपी चल ज्यादा होगा, फर्स्ट केस या सेकंड केस में? सेकंड केस में। सेकंड केस में, वेरी गुड। रीजन?
हीट तो उसको ज्यादा हीट दी है। सप्लाई जाता है, वेरी गुड। तो सेकंड केस में हमने हीट ज्यादा सप्लाई किया है, तो बोल सकते हैं हम लोग डेल्टा एच पहले केस में चेंज हुआ 50 किलो जूल, मतलब 50 इंटू 10⁻³ जूल अपॉन टेम्परेचर 298, और यहाँ पे 50 इंटू 10⁻³ सॉरी 50 नहीं, यहाँ पे 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 298, राइट। तो इस केस में एंट्रोपी चेंज ज्यादा हुआ, बराबर है। हाँ, तो अभी दूसरा केस कर लेते हैं। अगर हम लोग हीट सप्लाई करेंगे फर्स्ट केस में, हीट सप्लाई करेंगे suppose in first case we supply heat 50 kilojoule, second case also we supply heat 50 kilojoule, but here we supply temperature 200 या 280 Kelvin, and here we supply heat at temperature 380 Kelvin. अभी कहाँ पे चेंज होगा सब ज़्यादा चेंज, फर्स्ट और सेकंड केस? फर्स्ट केस, क्योंकि First. Inversely proportional. फर्स्ट केस राइट, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 280, और सेकंड केस में एंट्रोपी चेंज है 50 इंटू 10⁻³ जूल अपॉन 380 केल्विन। तो यहाँ पे चेंज डेफिनेटली ज्यादा है। मतलब आपको याद रखना है कि हीट सप्लाइड, आप जितना ज्यादा हीट सप्लाई करोगे उतना एंट्रोपी ज्यादा बढ़ेगा, और जितने कम टेम्परेचर पे सप्लाई करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस मोर if you supply more heat, and entropy change is more if we supply heat at a low temperature. For class, if you remember something from first law of thermodynamics, हमने देखा था mathematical equation, most of the chemical reaction take place at constant. Anybody? Most of the chemical reaction take place at constant Temperature. constant pressure. pressure. Very good. Most of the chemical reaction, हम जब तक कोई प्रेशर जानबूझ के अप्लाई नहीं करते हैं, तो most of the chemical reactions take place at constant pressure, right? And anybody, heat change at constant pressure is called as, किसको अभी याद है? अभी भी याद है? heat change at constant pressure is called as, हाँ Isobaric process. नहीं, हाँ वो ठीक है। तो heat change at constant pressure is change in enthalpy, डेल्टा एच होता है, हमने प्रूव किया है। एक बार वापस देखना है, तो Q is equal to, सॉरी, डेल्टा U is equal to Q plus W, right? बराबर, डेल्टा U is equal to Q plus W can be written as minus P into delta V. So Q is equal to delta U plus P delta V. क्लास हमें मतलब delta U plus P delta V is nothing but ये फॉर्मूला किसका? चेंज इन एंथैल्पी का, if you remember. तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा H. तो क्लास ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा S इज इक्वल टू, ऊपर देखो, डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, या फिर डेल्टा एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर वी कैन आल्सो राइट डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T. क्लास ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं होता, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, डेल्टा H अपॉन T. So at constant pressure, change in entropy is, at constant pressure, change in entropy is enthalpy change upon temperature. Class, very very important formula. Class ठीक है ये? तो this is formula for change in entropy. मैं आपको next week तक पूरा नोट दे दूंगा। हाँ, तो क्लास हमें पता चला कि कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एंट्रोपी क्या हो रहा है, बोलिए, बढ़ रहा है। तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, क्विकली बोलो, आंसर दो। कोई भी रिएक्शन में अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? Spontaneous. 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 What is the index of nature? All natural process. Natural मतलब क्या? Spontaneous process try to take place
in such a direction in which entropy of system in which entropy of system increases, right? Or you can say delta is, बोलिए positive or negative? Positive. Positive or negative? Quickly. Positive. 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 एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है तो प्रोसेस ट्राई टू टेक प्लेस इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्लास एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप मुझे हेल्प करोगे कि मेरे पास अगर है 2H2O2, H2O2 क्या होता है आपको मालूम है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। Liquid. H2O2 इज लिक्विड, ठीक है। और क्लास H2O2 इज हाईली अनस्टेबल, तो एट रूम टेम्परेचर इट इमीडिएटली, अगर वो ओपन रखा उसका बॉटल तो क्या होता है, अपने आप डिकम्पोज होता है। एंड H2O2 डिकम्पोजिशन गिव्स यू 2H2O प्लस O2। तो वाटर लिक्विड है और ऑक्सीजन गैस है। somebody tell me इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रहा है कम हो रहा है? सोच के आंसर देना, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रहा है कम हो रहा है? यस आंसर। ये बढ़ रहा है। रिएक्शन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ जब रिएक्टेंट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इस ट्रांजिशन में एंट्रोपी बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। क्लास क्यों? बढ़ रहा है। क्योंकि रिएक्टर साइड लिक्विड है हमारे पास, हम प्रोडक्ट साइड पे लिक्विड एंड गैस भी। गैस है, राइट? बढ़ रहा है सर। हाँ बढ़ रहा है, वेरी गुड। रीजन देखते हैं हम लोग। तो रिएक्टर साइड पे आपके पास लिक्विड है, प्रोडक्ट साइड पे लिक्विड एंड गैस है। क्लास गैस के सामने लिक्विड का एंट्रोपी क्या होता है? निग्लिजिबल, राइट? गैस के सामने लिक्विड का एंट्रोपी निग्लिजिबल होता है। तो क्लास ये लिक्विड का एंट्रोपी, ये दोनों का एंट्रोपी इसके सामने ज्यादा। तो प्रोडक्ट साइड पे गैस बन रहा है, मतलब क्या, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो एंट्रोपी क्या हो रहा है? पॉजिटिव, राइट एवरीवन? अगर उसका आपको वैल्यू चाहिए तो इसका एंट्रोपी चेंज का वैल्यू है, इसका एंट्रोपी चेंज का वैल्यू है 126 प्लस 126 जूल पर केल्विन। तो इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज है 126 प्लस 126 जूल पर केल्विन, ठीक है क्लास? तो क्लास ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो क्लास हम खुश हो गए कि हमें पता चला क्या कि क्राइटेरिया क्या है फॉर व्हाट? स्पॉन्टेनिटी। तो हमें पता चला कि अगर कोई भी प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रोसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस और रिएक्शन मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। तो क्लास अपना खुशी तब खत्म हुआ जब हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा। तो रिएक्शन देखो, 2H2 गैस प्लस O2 गैस gives you 2H2O लिक्विड। हाँ क्लास इस क्वेश्चन में बताओ एंट्रोपी बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। क्लास क्यों? कम हो रहा है। रिएक्टर पे गैस है और गैस है, राइट? रिएक्टर में दोनों भी गैस है, यहाँ पे 3 मोल गैस है, नहीं सॉरी, हाँ बराबर 3 मोल। तो 1 मोल 2 मोल्स ऑफ, एक मिनट मैं ठीक से करता हूँ जरा, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 2H2 मतलब 2 मोल गैस है और O2 वो भी 1 मोल गैस है। तो आपके पास टोटल 3 मोल गैस है, राइट? ऑन रिएक्टेंट साइड। और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर 0, क्योंकि वो लिक्विड है। और प्लस लिक्विड का एंट्रोपी तो निग्लेक्ट कर सकती है, इसके हमने गैस के सामने है। तो आपके रिएक्टेंट का एंट्रोपी ज्यादा है, प्रोडक्ट का एंट्रोपी कम है। तो क्लास यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रहा है कम हो रहा है? डेल्टा एस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव या पॉजिटिव? बोलिए जल्दी। नेगेटिव। 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 क्योंकि S2 माइनस S1, S2 इज लेस देन S1, राइट? तो डेल्टा एस नेगेटिव। अगर इसका भी डेल्टा एस लिखता है यहाँ पे वैल्यू, तो डेल्टा एस का वैल्यू है माइनस 327 जूल पर केल्विन। आई एम सॉरी मैंने उल्टा लिखा।
सर अगर स्टेट नहीं दिया होगा तो? हाँ, स्टेट नहीं दिया होगा तो स्टैंडर्ड स्टेट है ना। और स्टेट तो तुम्हें मालूम होता है, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है वाटर का। अगर स्टेट नहीं दिया रहेगा तो अंडरस्टूड स्टैंडर्ड स्टेट। सर अगर ऐसा कोई अजीबोगरीब केमिकल रिएक्शन दे दिया जिसका स्टेट नहीं पता रहेगा तो? नहीं, वो देते हैं एग्जाम में देते हैं, डोंट वरी। ऐसा फालतू का डिफिकल्ट रिएक्शन देंगे नहीं। तो मालूम है बहुत बच्चे ना इतना सिंपल में भी फेल हो जाते हैं, तो वो उतना बड़ा बड़ा तुम बोल रहे हो वो नहीं देंगे। और फिर भी कुछ तो हिंट देंगे, मैं देखेंगे क्वेश्चन में क्या हिंट मिलता है हम लोग को स्टेट बताने के लिए। ठीक है, देव को समझा वैल्यू कितना है, -327 जूल पर केल्विन। अगला वाई जूल पर केल्विन मैं वो बताना भूल गया आपको। प्लस व्हाट शुड यूनिट ऑफ एंट्रोपी यूनिट्स प्लस चेंज इन एंथैल्पी इज टेकन इन जूल, राइट? टेंपरेचर इन केल्विन, तो यूनिट ऑफ एंट्रोपी शुड बी, यूनिट ऑफ चेंज एंट्रोपी शुड बी जूल पर केल्विन। ठीक है, लेट्स गो बैक। सॉरी, तो मुझे आपको ये बताना है कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी कम हो रहा है, राइट? तो प्लस क्वेश्चन इज, ये जो रिएक्शन हमने लिखा है वाटर H2 + O2 gives 2H2O, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो नॉन स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट? प्लस क्यू, Non-spontaneous. क्यू सर गैस से लिक्विड बनने के लिए इसको क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी कम हो रहा है, राइट? एंट्रोपी कम हो रहा है, अपना प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है जहाँ पे एंट्रोपी बढ़ता है। नेचर का टेंडेंसी है, नेचर क्या बोलता है, नेचर कि जिस प्रोसेस में नेचर का एंट्रोपी बढ़ेगा उस प्रोसेस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो दिस रिएक्शन शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी कम हो रहा है, राइट? पर क्लास ये रिएक्शन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दुनिया का बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। तो क्लास यहाँ पे आपका एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे फेल हो गया। बराबर है एवरीवन? यहाँ पे आपका कंसेप्ट फेल हो गया, क्योंकि ये रिएक्शन में डेल्टा एस निगेटिव होने के बावजूद भी रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो क्लास हमें यहाँ पे सोचने में मजबूर किया, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव निगेटिव होने के बावजूद भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है? ठीक है, आपको सोचना है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन में डेल्टा एस नेगेटिव है। एक्चुअली क्या बोलता है रूल, फॉर देखो ऊपर लिखा हम लोग, फॉर ऑल नेचुरल प्रोसेस टेक प्लेस इन सच अ डायरेक्शन इन व्हिच एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। तो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, अगर एंट्रोपी पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, राइट? और यहाँ पे हमने ऐसा रिएक्शन देखा जहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव है फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो क्लास ये कंफ्यूजन आ गया अभी हमारे सामने। तो क्लास ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या किया? हाँ बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? सर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हाँ सर जो आपने लिखा है 2H2 + O2 हाँ, gives 2H2O, सर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। H2 + O2 gives 2H2O, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। एक्चुअली नहीं होना चाहिए ना, हाँ पर है। तो हमें उसका एक्सप्रेशन है वो क्यों है स्पॉन्टेनियस, वही तो हमें एक्सप्लेन करना है अभी। हमने कैसे बोला था, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको वापस बताता हूँ, चलो वापस जाते हैं हिस्ट्री में पीछे। हमने कहा था कि ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, राइट? यस। और डेल्टा एच निगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और हमने वो आइस वाला एग्जांपल देखा जहाँ पे डेल्टा एच क्या था, आइस वाला एग्जांपल जहाँ पे आइस मेल्ट होकर वाटर बनता है, वहाँ पे डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव था, फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था। तो बस ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला, कौन सा कंसेप्ट लाया कंसेप्ट में, एंट्रोपी का, डेल्टा एस। हम बोलते हैं अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव है फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, राइट? हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा बाद में। तो क्लास तो मैं बता कुछ लिख रहा हूँ, आप सुनो पहले। तो डेल्टा एस पॉजिटिव is criteria for spontaneity, but does not, anybody will try to complete, does not assure, right?
आपको स्पॉन्टेनिटी एश्योर नहीं करता, इट विल नॉट एश्योर स्पॉन्टेनिटी। तो बस इसको सॉल्व करने के लिए देखो प्रॉब्लम आते गए सॉल्व होते गए, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने, जो लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे थे, उन्होंने दिया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लास ये इंटरेस्टिंग है। तो क्लास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं हम लोग। तो बिफोर आई स्टार्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर C plus O2 gives CO2, right? Delta H is equal to minus 395 kilojoule. तो क्लास माय क्वेश्चन इज, सिस्टम ने कितना हीट लूज या गेन किया? दोनों भी आंसर दो। लूज किया या गेन किया? पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लूज किया। Lose किया. यूज लूज किया किया। कितना लूज किया? कितना लूज किया? 395. या माइनस 395? 395 या माइनस 395? -3. बिल्कुल नहीं, माइनस का मतलब लूज। माइनस 395 395 लूज किया। हाँ, हीट कभी नेगेटिव नहीं होता। माइनस साइन क्यों लिखा है? क्योंकि वो हीट लूज हो रहा है, इसलिए माइनस साइन। बराबर है? तो माइनस साइन का मतलब होता है कि लॉस। हीट कैन बी नेगेटिव, तो माइनस साइन इसलिए कि वो लॉस हो रहा है, राइट? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन है, तो क्लास ये हीट डिस्ट्रॉय हुआ या क्या हुआ? इसका ये डिस्ट्रॉय हुआ। क्लास ये हीट डिस्ट्रॉय हुआ या क्या हुआ? बोलो जल्दी। मैं पूछ रहा हूँ, ये हीट सराउंडिंग को गया ना। सराउंडिंग का, राइट? तो अगर बोलते हैं सराउंडिंग को ट्रांसफर हुआ। वेरी गुड, तो अगर डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस 395 है, तो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग कितना होगा? प्लस 395। प्लस 95। क्लास क्यों? सिस्टम से गया तो सराउंडिंग को मिला है, राइट? एग्री? अगर सिस्टम से गया है तो सराउंडिंग को मिला है वो हीट। ओके, तो क्लास मैं लिख सकता हूँ अपना फॉर्मूला है चेंज इन एंट्रोपी का, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या? डेल्टा एच अपॉन टी। तो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम इज इक्वल डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। तो क्लास कैन आई से डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी। चलेगा? हाँ सर। क्यों चलेगा? हाँ अगर सिस्टम लूज कर रहा है, सराउंडिंग को मिल रहा है, राइट? हाँ अगर ये माइनस 395 यहाँ पे, इफ आई पुट माइनस 395 यहाँ पे, तो प्लस 395 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ क्लास देखो, व्हेन आई से सिस्टम, अगर पास है डेल्टा एस, तो अगर मैं कुछ लिखता है तो अंडरस्टूड इज हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। इफ आई डेल्टा एच कुछ नहीं लिखता, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम की। इफ आई से डेल्टा यू सिस्टम की, डेल्टा जी सिस्टम के। तो क्लास अगर सराउंडिंग की बात कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग। आपको एक कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा यू ऑफ सराउंडिंग। तो क्लास आप सिस्टम की बात कर रहे हो तो आपको कुछ लिखना नहीं, अंडरस्टूड सिस्टम का वैल्यू है, पर सराउंडिंग का ये तो आपको वहां पे लिखना पड़ता है कि वो सराउंडिंग का वैल्यू है। ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है? तो हमें हमारा जो एग्जांपल था कौन सा, H2O2 वाला, सॉरी H2O वाला, 2H2 गैस, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 2H2O, आई एम सॉरी, H2 वाला। तो क्लास 2H2 गैस प्लस O2 गैस, हमें सीखना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, प्लस O2 गैस gives us 2H2O लिक्विड। इसका डेल्टा एस का वैल्यू है माइनस 327 जूल पर केल्विन। तो आप डेल्टा एस देख के बोल सकते हैं प्रोसेस होना चाहिए नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मोस्टली क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट? और यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव है, तो हमें लग रहा है कि इस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, पर व्हाट इज एक्चुअली इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हमें लग रहा है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, पर रियलिटी में हम देख रहे हैं तो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। तो क्लास वो एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सीखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्लास इस रिएक्शन का डेल्टा एच का वैल्यू है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच का वैल्यू है माइनस 527
minus 527 kilojoule. Lord, what delta H negative indicates? Lord, delta H negative क्या indicate करता है? हीट लूज हुआ. नहीं, for spontaneous process. For spontaneous process, जो पहला क्राइटेरिया था, for spontaneous process, delta H must be positive. negative, right? Positive. Delta H, Negative. and delta S Positive. Positive. मैं याद नहीं, पूरा लेक्चर हो गया रे, ये भी नहीं समझ रहा आपको. System always try to go from low energy state to high energy state to low energy state. low energy state, right? Yes. तो उसका एंथैल्पी मतलब एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट? हाँ, सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू गो फ्रॉम लेस डिसऑर्डर स्टेट टू हाई डिसऑर्डर स्टेट, राइट? तो उसका एंट्रोपी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो प्रोसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच पॉजिटिव तो प्रोसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस. एग्री, हाँ या ना? Yes. हाँ. एवरीवन? Yes. प्लस यहाँ पे प्रॉब्लम, इस रिएक्शन का प्रॉब्लम क्या है? उसका एक क्राइटेरिया बोल रहा है डेल्टा एस नेगेटिव है तो बोल रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, और डेल्टा एच नेगेटिव वो बोल रहा है उसको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, राइट? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स फाइंड करेंगे. देखते हैं. तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कितना है बोलो, कितना डेल्टा ऑफ सिस्टम उन्होंने दिया है, माइनस 327 किलो जूल. डोंट वरी, नहीं समझा मैं आपको वापस समझाऊंगा आराम से. ओके, इसका डेल्टा एच ऑफ सिस्टम कितना है, माइनस 527 किलो जूल. तो किलो जूल बोला तो 527 इंटू 10⁻³ जूल, बराबर है. प्लस व्हाट इज डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, फॉर्मूला पर लिखा है. व्हाट इज फॉर्मूला डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग? 327. माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, राइट? Yes. माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम. क्लास यहाँ पे सिस्टम लिखते नहीं, अंडरस्टूड. यहाँ पे सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है, नेवर राइट. ये लिखो मत सिस्टम, अंडरस्टूड. कुछ नहीं लिखा तो सिस्टम है. तो माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. Class, this reaction is taking place at temperature. This reaction is taking place at temperature. मैं भूल गया लिखने का टाइम है, 298 केल्विन. 298 पे वैल्यू है 298 केल्विन, ठीक है? तो क्या ये वैल्यू कितना आएगा, माइनस 527 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 298. somebody calculate this और tell me वैल्यू कितना आता है. 527,000 डिवाइडेड बाय 298. आई थिंक 1919 वैल्यू इसका. आई थिंक ये वैल्यू, चलो मैं लिख लेता हूँ, मुझे मालूम वैल्यू मालूम है. 1919 प्लस ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, जूल पर केल्विन. तो प्लस ये आपका डेल्टा सराउंडिंग आ गया, राइट? सिस्टम का आपको ऑलरेडी मालूम था कितना है, माइनस 327. तो प्लस व्हाट इज डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स? एनीबॉडी? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स will be delta S of system plus delta S of surrounding, right? Delta S of what is universe, system plus surrounding. System का वैल्यू माइनस 327 है, surrounding का वैल्यू 1919 है, right? तो delta S of universe will be delta S of system and delta S of surrounding plus what is value of system minus 327 and surrounding plus 1919 plus ये कितना था डिफरेंस चेक करो फटाफट. एक बार इसको वापस एक्सप्लेन करूंगा आपको. टेल मी ये डिफरेंस कितना आता है. Somebody solve this. Addition करो. 1919 minus 327. 1529. 1529 जूल. प्लस ये 1529 प्लस या माइनस है? प्लस है, ठीक है? तो क्लास सेकंड लॉ बोलता है कि आप सिस्टम ऑफ सराउंडिंग को भूल जाओ, यूनिवर्स की बात करो. अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है, प्रोसेस हैज टू बी ऑलवेज spontaneous. अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस हैज टू बी spontaneous. अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स लेस देन 0 है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट?
and if delta S of universe equal to 0, process at इक्विलिब्रियम। तो क्लास ना सिस्टम का डेल्टा एस अकेला काफी नहीं है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट क्राइटेरिया टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी। तो आपको किसका डेल्टा एस फाइंड करना चाहिए? तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, उससे आप नहीं पता कर सकते कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? आपको डेल्टा एस ऑफ किसका फाइंड करना पड़ेगा? यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स का डेल्टा एस नेगेटिव है तो आप आराम से बोल सकते हो, 100% बोल सकते हो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर यूनिवर्स का डेल्टा एस पॉजिटिव है तो आप बोल सकते हैं आराम से प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो क्लास दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्लास व्हाट शुड बी स्टेटमेंट? What's your statement for all spontaneous process? For all spontaneous process, delta S of universe should be always greater than 0. For all spontaneous process, delta S of universe should be greater than 0. क्लास ये हो गया आपका सेकेंड लॉ जो हमें 100% क्राइटेरिया देता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा नहीं। क्लास अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स आपको ग्रेटर देन 0 आता है तो क्लास चाहे कुछ भी हो, प्रोसेस इज 100% स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। इफ डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव में आएगा, तो प्रोसेस हैज टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी कॉस्ट। इफ डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज 0 द प्रोसेस हैज टू बी ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। तो क्लास ये फाइनल क्राइटेरिया हो गया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा। तो क्लास डेल्टा एच अकेला या फिर डेल्टा एस अकेला कभी डिसाइड नहीं कर सकता प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्टेनियस, बिकॉज हमने देखा कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एच मस्ट बी बोलो नेगेटिव, राइट? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। पर क्लास में ऐसा बहुत सारा रिएक्शन देखा जहाँ पे डेल्टा एच क्या था? पॉजिटिव था, फिर भी रिएक्शन क्या था? स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एच नेगेटिव होना ये क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया हमें क्लियर पिक्चर में देता कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस 100% होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में ऐसा बहुत सारे रिएक्शन है जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव होने के बावजूद भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तब बाद में हमें बोला कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है अगर डेल्टा एस क्या है? अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस मस्ट बी क्या? पैसा दिया है जितेंद्र। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस मस्ट बी पूरा पैसा चंदा लगा, सनी 500 दिए, मंटू 500 दिए, प्रोसेस मस्ट बी जैसा स्पॉन्टेनियस, राइट? डेल्टा एस पॉजिटिव मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। पर क्लास हमने ऐसा बहुत सारा प्रोसेस देखा जहाँ पे डेल्टा एस क्या था? नेगेटिव था। अभी का एग्जांपल, वाटर का एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये वाटर वाला एग्जांपल। इस एग्जांपल में आपका डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव होने के बावजूद भी आपका प्रोसेस क्या है? क्लास आपका वीडियो बंद कर दो सब लोग, जो लोग वीडियो ऑन करके लेक्चर देख रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा प्रोसेस जिसका डेल्टा एस क्या है? अभिषेक नाम्बियार, अभिनव नाम्बियार, नॉट रिक्वायर्ड, वीडियो रिक्वायर्ड नहीं है। तो डेल्टा एस नेगेटिव है। तो क्लास हमने ऐसा बहुत सारा प्रोसेस देखा जहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव होने के बावजूद भी क्या प्रोसेस क्या था? स्पॉन्टेनियस था। तो क्लास हमें डेल्टा एच या डेल्टा एस क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है। तो फिर हमने बोला क्या, एक काम करो, आप क्या करो, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स फाइंड करो। किसका? यूनिवर्स का डेल्टा एस फाइंड करो। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस हैज टू बी स्पॉन्टेनियस एट एनी कॉस्ट। अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या है? लेस देन 0, then process has to be always non-spontaneous. If delta S of universe equal to 0, process is at equilibrium. Plus, how to find delta S of universe? So delta S of universe is equal to minus of delta H of system upon temperature. Plus, why minus sign here? क्योंकि अगर सिस्टम हीट लूज करता है तो सराउंडिंग को मिलता है, और गेन करता है तो सराउंडिंग से मिलता है। तो जो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एच ऑफ surrounding both are exactly equal but opposite in sign. अगर सिस्टम हीट लूज करता है, सराउंडिंग गेन करता है,
और अगर सिस्टम गेन करता सराउंडिंग लूज करता, दोनों डेल्टा एच सेम होता है, सिर्फ उनका साइन चेंज होता है, अलग होता है। तो डेल्टा एच ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी। तो मैं वापस लिखता हूं यहाँ पे। तो क्लास क्या फॉर्मूला था हमारा? हमारा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम क्या फॉर्मूला था? डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। तो क्लास डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग क्या होगा फिर? डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो क्लास डेल्टा एच ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग बोथ आर एग्जैक्टली सेम। डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ साइन का। तो अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा। तो प्लस मैं यहाँ पे माइनस डालता हूँ, तो आई कैन रिप्लेस द डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग बाय व्हाट? तो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग will be equal to minus delta H of system upon temperature. तो मैं बहुत बोल चुका, फिर भी लास्ट एक बार बोलूंगा 1 मिनट में कि हमने स्पॉन्टेनिटी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया देखे। तो पहला देखा था कि सिस्टम का एनर्जी क्या होना चाहिए? सिस्टम शुड गो फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू, बोलो, लो एनर्जी स्टेट। तो डेल्टा एच मस्ट इंक्रीज और डिक्रीज। देखो ये H1 है, अगर इसका डेल्टा एच, तो प्रोसेस अगर डेल्टा एच H2 माइनस H1 अगर क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब क्या? सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, प्रोसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एच नेगेटिव आया तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव आंसर आ रहा है। मतलब क्या? H2 इज लेस देन H1। मतलब क्या? सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, राइट? तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस। पर क्लास हमने बहुत सारा ऐसा एग्जांपल देखा जहां पे डेल्टा एच क्या था? पॉजिटिव था, स्टिल योर प्रोसेस वाज स्पॉन्टेनियस। तो क्लास ये आपका प्रॉब्लमेटिक केस आ गया। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया? एंट्रोपी का, राइट? सिस्टम ऑलवेज वांट टू गो फ्रॉम लेस डिसऑर्डर स्टेट टू highly disordered. disorder state, right? तो लेस डिसऑर्डर का एंट्रोपी S1, हाई डिसऑर्डर का एंट्रोपी S2। तो प्लस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा S S2 माइनस S1। प्लस क्या ज्यादा होना चाहिए? S2 S1 S2 ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो दैट वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। तो फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होना चाहिए? डेल्टा S शुड बी पॉजिटिव। तो डेल्टा S शुड बी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब हमने क्या देखा? ऐसा कुछ बहुत सारा प्रोसेस देखा जहाँ पे डेल्टा S क्या था? नेगेटिव था, स्टिल प्रोसेस वाज स्पॉन्टेनियस। बराबर? डेल्टा S नेगेटिव होने के बावजूद प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था। तो बस तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो क्या होता है? आपका डेल्टा H या फिर डेल्टा S आपको क्लियर रिजल्ट कभी नहीं दे पाता है। यहाँ से ये कंफ्यूज करता है आपको, डेल्टा H भी और डेल्टा S भी। तो एक काम करो, आप क्या फाइंड करो? डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स बाय पुटिंग आपके जो भी वैल्यूज है। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे देखो। यहाँ पे क्या वाटर वाला केस? हाँ, तो क्लास हमने ये वाटर वाला एग्जांपल, ये वाटर वाला एग्जांपल सॉल्व किया हम लोगों ने। जहाँ पे डेल्टा H, यहाँ पे डेल्टा S नेगेटिव है, तो हमें लग रहा है कि प्रोसेस शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा S पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव है, इससे हमें लग रहा है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है। तो डेल्टा H नेगेटिव बता रहा है कि प्रोसेस होना चाहिए स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा S पॉजिटिव बोल रहा है कि प्रोसेस शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्लास दोनों चीजें आपको कंफ्यूज कर रही है। तो सेकंड लॉ बोलता है दोनों को भी मत देखो, एक काम करो, आप क्या करो, ये सब डेटा यूज करके, ये पूरा डेटा यूज करके आप क्या फाइंड करो? डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आता है, इफ डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स अगर आपको क्या आता है? पॉजिटिव आता है, इफ डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स इज गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू, मतलब प्रोसेस हैज टू बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। प्लस फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस delta S of universe is greater than 0. For all non-spontaneous process, delta S of universe less than 0. And for process at equilibrium, delta S of universe is equal to 0. ठीक है क्लास? तो this delta S of universe greater than 0 class, this statement is called as a
ये स्टेटमेंट को बोलते हैं, this statement is called as the second law of thermodynamics. तो class क्या statement second law of thermodynamics का? For all spontaneous process, delta S of universe is greater than 0. For all spontaneous process, delta S of universe greater than 0 for all spontaneous process. ठीक है? तो क्लास कल के लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में ये हम सब खत्म करने वाला है. तो क्लास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. एनीबॉडी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? बड़ा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको मैं, फिर भी यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम. बोलिए क्या? सर वो डेल्टा एच और डेल्टा एस को निकालना बार बार. हाँ नहीं वो ठीक है, वो निकाल सकते हैं, वो डेटा तो बहुत इजी लगता है. यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे यूनिवर्स है, राइट? व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग. सिस्टम प्लस सराउंडिंग, राइट? प्लस सिस्टम बहुत लिमिटेड होता है, एग्री? और प्लस सराउंडिंग तो इनफाइनाइट है. तो प्लस सराउंडिंग को स्टडी करना इतना इजी नहीं है आपको अपने लिए. इट्स नॉट दैट इजी टू स्टडी सराउंडिंग. तो क्लास आप बोल रहे हो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, तो क्लास डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स फाइंड करना इतना इजी नहीं है. ठीक है, आप सराउंडिंग को स्टडी करना आपके लिए बहुत मुश्किल है. तो क्लास हमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया चाहिए, हमें रिक्वायर सच क्राइटेरिया which will talk only about, इसके बारे में बोलो. Will talk only about system and still gives you exact idea about spontaneous and non-spontaneous process. मतलब ऐसा कोई देखो, यूनिवर्स तो ठीक है, अच्छी बात है, और यूनिवर्स में सिस्टम सराउंडिंग दोनों आ जाते हैं. तो क्लास यूनिवर्स स्टडी करना इतना इजी नहीं है और इतना मतलब बहुत टीडियस प्रोसेस है. तो हमें ऐसा कोई क्राइटेरिया चाहिए जो सिस्टम की बात करेगा, फिर भी हमें बताएगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. तो क्लास ये काम किया था साइंटिस्ट गिब्स ने, and introduced concept called as the Gibbs energy or free energy, which will give you 100% correct result whether process spontaneous or non-spontaneous. तो क्लास हमको कल के लेक्चर में सीखना है what is Gibbs energy and how Gibbs energy is going to tell you the process is spontaneous or non-spontaneous. तो हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे गिब्स एनर्जी, उसका और एक नाम है फ्री एनर्जी और उसका सिंबल है कैपिटल जी. क्लास या तो गिब्स एनर्जी बोलो या तो फ्री एनर्जी बोलो. गिब्स फ्री एनर्जी नहीं बोलते, याद रखो. या तो गिब्स एनर्जी बोलो या तो फ्री एनर्जी. वी नेवर से गिब्स फ्री एनर्जी. So this is the last and most important criteria which is giving you 100% sure result about spontaneous and non-spontaneous processes. ठीक है, तो क्लास हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे गिब्स एनर्जी.